लेडीज एंड जेंटलमैन, भारत के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फिनलैंड के ऑनरेबल प्रेसिडेंट डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब, द प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, डिग्निटरीज, कोलीग्स और फ्रेंड्स, आप सबका रायसीना डायलॉग में बहुत वार्म वेलकम है। जब रायसीना डायलॉग अपने सेकंड डेकेड में एंटर कर रहा है, ये सेंचुरी अपने सेकंड क्वार्टर में एंटर कर चुकी है। कुछ तरीकों से ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है, एक ऐसा मोमेंट जो सेलिब्रेट करने लायक है। हम इस जर्नी से हम्बल्ड हैं और उस इनॉर्मिटी से भी जिसमें एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया गया है, जिसे आप सबने नरिश किया है। हम एक क्राइसिस के बीच में खड़े हैं और हमें एक मोमेंट निकालना चाहिए उन सब के लिए जो वेस्ट एशिया और अन्य जगहों के कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में हैं। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, बहुतों का, जिन्होंने अपनी फ्लाइट्स रीस्केड्यूल की और अनफेमिलियर रूट से ट्रैवल किया, डिटर्मिन्ड होकर न्यू दिल्ली में एक कलेक्टिव रूप में मिले ताकि हम उन इश्यूज पर डिस्कस और डिबेट कर सकें जो आज हमारे आसपास हो रही चीज़ों पर सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। रायसीना डायलॉग ने अपने एम पर फेथ बनाए रखा है कि प्रेजेंट को अनपैक किया जाए ताकि फ्यूचर को शेप किया जा सके, और इस टास्क के साथ आता है कमिटमेंट टू एजिलिटी और वर्ल्ड के साथ अपनी एंगेजमेंट को डीपन करना। न्यू दिल्ली के फ्लैगशिप एनुअल डायलॉग के साथ साथ हमारे रायसीना सैटेलाइट कन्वीनिंग्स ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएई और मेडिटेरेनियन के मार्ग से फ्रांस में है। कल के लीडर्स को डिस्कवर करना और उनमें इन्वेस्ट करना हमारे काम का सेंट्रल हिस्सा है। इस साल 60 कंट्रीज के 250 स्टूडेंट्स डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू इस डायलॉग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक ऐसे मोमेंट में जो पहले कभी नहीं था, हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के शब्दों को रिकॉल करते हैं। एक नेशन की स्ट्रेंथ अचानक से इमर्ज नहीं होती, ये जेनरेशंस के थ्रू बिल्ड होती है। ये नॉलेज, ट्रेडिशन, हार्ड वर्क और एक्सपीरियंस के थ्रू रिफाइन होती है। आज नेशंस अपनी स्ट्रेंथ को डिफरेंट वेज में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ डेमोग्राफी के थ्रू, कुछ जियोग्राफी के थ्रू। हम कुछ एरियाज में बोल्डनेस ऑफ इंटेंट देखते हैं। हम अपने आसपास लैंड और लेवरेज के लिए कॉन्टेस्ट भी देखते हैं। हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इंक्लूसिव होने की एफर्ट्स को देखते हैं, और हम ग्रोथ और प्रोग्रेस की डिजायर देखते हैं। दूसरे शब्दों में, हम देखते हैं कि नेशंस अपनी आइडेंटिटी असर्ट कर रहे हैं, डिफरेंसेस को अकोमोडेट कर रहे हैं और डायलॉग के थ्रू एडवांस कर रहे हैं। संस्कार, रायसीना डायलॉग 2026 का थीम इस बात को परफेक्टली कैप्चर करता है। इस डायलॉग में हम ऑनेस्टी को प्राइज करते हैं, हम जो हैं उसे प्राइज करते हैं। हम अपने आप के प्रति ऑनेस्ट रहेंगे और अपनी एस्पिरेशंस के प्रति भी। हम उन पार्टनर्स के प्रति ऑनेस्ट रहेंगे जो हमें इम्पैक्ट करते हैं, और उस सिविलाइजेशन के प्रति ऑनेस्ट रहेंगे जिसे हमने इनहेरिट किया है। यही संस्कार है। इस डायलॉग में हम अपने प्रिंसिपल्स को प्राइज करते हैं, जबकि हम पॉसिबल चीज़ों की सर्च करते हैं। साथ मिलकर हम डिफरेंसेस को एक्नॉलेज करेंगे और एक फॉरवर्ड पाथ क्रिएट करेंगे जो परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन फ्रेम्ड होगा उस चीज से जिसे हमारे चीफ गेस्ट फिनिश प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब वैल्यू बेस्ड रियलिज्म कहते हैं। ये भी संस्कार है। मिस्टर प्रेसिडेंट, हमारा गोल है शेयर्ड प्रायोरिटीज और एक कॉमन पर्पस। हम डैमेज्ड वर्ल्ड ऑर्डर पर लिंगर नहीं करेंगे, बल्कि हम रीबिल्ड, रिपेयर और नया रूप देंगे। ये कभी इतना डिफिकल्ट नहीं था और स्टेक्स कभी इतने हाई नहीं थे, और एक सेंस में ये संस्कार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें वर्ल्ड को उसके सबसे प्रेसिंग एस्पिरेशन यानी डेवलपमेंट की तरफ दोबारा ले जाना होगा। ग्लोबल शॉक्स, डेट क्राइसिस, वॉर्स इन कॉन्फ्लिक्ट और फाइनेंसिंग फटीग ने हमें इस कोल्ड रियलिटी का सामना करने पर मजबूर किया है कि 2030 तक 5 साल से कम समय बचा है और एसडीजीज अचीव नहीं हो सकते। क्या चीज़ हमें डेवलपमेंट को पॉलिसी के रूप में प्रायोरिटाइज करने पर मजबूर करेगी? कौन डिसाइड करेगा नेक्स्ट डेवलपमेंट गोल्स, जबकि ये अभी तक अनमेट हैं, और वो कैसे होंगे? इस साल रायसीना डायलॉग ग्लोबल गवर्नेंस के इस क्रूशल एस्पेक्ट पर फोकस करेगा, क्योंकि यही संस्कार है। ग्लोबल कॉमर्स का मैप दोबारा ड्रॉ हो रहा है क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के डांस से। इनोवेशन जन्म लेती है। ये ईज में नहीं बल्कि एफर्ट में पैदा होती है, एडवर्सिटी के बावजूद नहीं बल्कि उसकी वजह से। ये डायलॉग नए जियो इकोनॉमिक्स को एग्जामिन करेगा, जहां पॉलिसी, पॉलिटिक्स और पॉली क्राइसिस मिलकर एक नया अरेंजमेंट बना रहे हैं। ये रायसीना डायलॉग 2026 का ब्रॉड कैनवस है, और हमेशा की तरह ये हमें याद दिलाएगा कि चेंज हमेशा खुद से शुरू होता है। अब बिना किसी देरी के मैं मिस्टर संजय जोशी को इनवाइट करता हूं कि वो आज के थीम और स्पीकर को इंट्रोड्यूस करें। मिस्टर संजय जोशी, कृपया स्टेज पर आएं। संजय जोशी, चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ओआरएफ। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर एक्सीलेंसी अलेक्जेंडर स्टब,
प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड, भारत के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, डिस्टिंग्विश्ड एक्सेलेंसीज, फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। हम रायसीना 2026 में एक ऐसे युग में इकट्ठा हुए हैं जिसे असर्शन का एज कहा जा सकता है। एक हाइपर इन्फॉर्म्ड वर्ल्ड जो डिसइंटीग्रेशन के फ्यूरी में फंसा हुआ है और स्ट्रेटेजिक रूप से फ्रैक्चर्ड हो चुका है। ऐसे कोलिशंस जो कुछ समय पहले तक फाउंडेशनल लगते थे, अब उन प्रेशर्स के नीचे स्ट्रेन कर रहे हैं जिनके लिए वो कभी डिज़ाइन नहीं किए गए थे। ये प्योर असर्शन का एरा है, जहां एक इंटेलिजेंट स्पीशीज लगता है ना विजन से चल रही है, न स्ट्रैटेजी से, बल्कि प्रिमिटिव स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म से चल रही है। पिछले वर्ष, अगर आपको याद हो, 2025 में हम कल चक्र यानी टाइम के साइकिल पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे, जहां हमने याद दिलाया था कि वर्ल्ड ऑर्डर के ट्रांजिशंस कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड या लीनियर नहीं होते, बल्कि ऑपोजिट्स के बीच कॉन्टेस्ट और डिफरेंसेस के थ्रू नेगोशिएट होते हैं। हर कंडीशन, हर रियलिटी अपने ऑपोजिट से कंडीशनड होती है। इस डांस ऑफ ऑपोजिट्स के अंदर सिविलाइजेशंस सदियों तक नदियों की तरह इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन के साइकिल से गुजर चुकी हैं। आज जब हम रायसीना डायलॉग के 11th एडिशन को ओपन कर रहे हैं, हम खुद को डिसइंटीग्रेशन के एक मोमेंट में पाते हैं, जब हर किसी को ये सवाल परेशान करता है कि एक इंटेलिजेंट स्पीशीज और स्ट्रॉन्ग नेशंस ऐसे डिसीजंस क्यों लेते हैं जो इतने क्लियरली सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लगते हैं। इसका जवाब, जो सिर्फ वेस्ट एशिया ही नहीं बल्कि अमेरिका से इंडो पैसिफिक तक के टर्बुलेंस को समझाता है, इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के संस्कार के कॉन्सेप्ट में मिलता है। संस्कार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आसानी से ट्रिवियलाइज किया जा सके, जैसे इंस्टाग्राम रील में एक कल्चरल मेमोरेबिलिया। ये सिर्फ एक राइट ऑफ पैसेज नहीं है, ना ही ये सिर्फ एक सेक्रेड थ्रेड है जो शरीर पर पहना जाता है। वास्तव में संस्कार को पहचान के प्रतीक के रूप में धारण करना उसे छोटा बना देना है। संस्कार इससे काफी गहरा है। ये एक ऐसा कोड है जो एक सिविलाइजेशन को चलाता है, लेकिन ये कोई स्टैटिक कोड नहीं है, ना ही डीएनए का कोई फ्रोजन स्ट्रैंड है। संस्कार का पर्पस हमें एक ग्रूव का प्रिजनर बनाना नहीं है जो सेम रूटेड पैटर्न्स को बार बार रिपीट करे। इसका पर्पस ये है कि ग्रूव पानी को फील्ड तक गाइड करे, उसे इरिगेट करे और उसमें जीवन लाए। यही संस्कार है। एक ऐसा ग्रूव जो पानी को ट्रैप कर दे, किसी भी फील्ड को जल्दी ही स्वॉम्प बना देता है, जबकि एक ऐसा ग्रूव जो इरिगेट करे, जीवन पैदा करता है। एक नेशन जो असर्शन के लिए प्राइम्ड है, वो ग्रूव का प्रिजनर बन जाता है। वो एक वूंडेड सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ से ऑपरेट करता है, जो हिस्टोरिकल मेमोरी की फोर्स से ड्रिवन होता है। संस्कार की ट्रू एटिमोलॉजिकल पावर समत्व में है, यानी बैलेंस। बैलेंस का मतलब मिडिल पाथ और एक्विनिमिटी है। ये असर्शन नहीं, बल्कि संस्कार के दूसरे हिस्से यानी अकोमोडेशन को एनकरेज करता है। ये ज़रूरत बताता है कि एक ऐसी दुनिया में जहां हर रियलिटी अपने ऑपोजिट से डिफाइंड और लिमिटेड होती है, वो ऑपोजिट एक टारगेट नहीं बल्कि एक मिरर है। एडवांसमेंट असल में अकोमोडेशन के संस्कार में है। इस तरह संस्कार हमें सिखाता है कि इंसान होना क्या होता है। एक इंटेलिजेंट स्पीशीज पास्ट रेजिड्यूज का प्रोडक्ट नहीं हो सकती। ये इनहेरिटेड ग्रीवेंसेस की हेल्पलेस इनहेरिटर नहीं है। ये मुश्किल सवाल पूछने के लिए तैयार होती है ताकि रिफाइनमेंट के फ्रूट्स हासिल किए जा सकें। आज के समय में रिसर्जेंट टैरिफ्स से लेकर जियोपॉलिटिक्स के रिसर्जेंस तक, डेटा सेंटर्स, ऑटोमेशन और डिजिटली एनेबल्ड वॉरफेयर की दुनिया में हम एडवांस नहीं कर रहे, बल्कि ओल्ड और न्यू के कॉम्प्लेक्स ओवरले का सामना कर रहे हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हम देखते हैं वो सिर्फ टेक्नोलॉजिकल प्रावेस के रूप में नए हैं, उनके इम्पल्सेस पुराने हैं। इनका सल्यूशन साइलोज में नहीं मिलेगा, और बिल्कुल उन लोगों से नहीं जो नैरेटिव को रियलिटी समझ लेते हैं और उसे पावर का सब्सटेंस बना देते हैं। इन सॉल्यूशंस के लिए सस्टेन्ड इंटरोगेशन, इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट, आइडियोलॉजिकल कैंडर और गहरी डिफरेंसेस के पार एंगेज करने की इच्छा चाहिए। इसीलिए ये टाइमली और सिग्निफिकेंट है कि आज हमारे साथ फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद हैं। फिनलैंड ने जनरेशंस तक वेस्टर्न ऑर्डर का पिलर बनकर सेवा की है और अब फ्यूचर के कॉन्टूर्स पर भी इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है। फिनलैंड का जर्नी, जो जियोग्राफी, रेजिलियंस और स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी से शेप हुआ है, सॉवरेंटी, सिक्योरिटी और कोऑपरेटिव मल्टीलैटरलिज्म के क्वेश्चंस को समझने के लिए एक रेलेवेंट लेंस देता है। फिनलैंड समझता है कि छोटे और बड़े दोनों देशों को सिर्फ असर्शन से नहीं, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट्स के कॉन्शियस रिफाइनमेंट के थ्रू नेविगेट करना होता है। आज हम एक सिंपल वर्ल्ड में ऑपरेट नहीं करते, जहां स्टेट्स सिर्फ स्टेट्स से बात करते हैं।
हम एक मल्टी नोडल रियलिटी में जीते हैं जहां नॉलेज और पावर नेटवर्क्स के थ्रू फ्लो करते हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट्स तक सीमित नहीं है। रायसीना डायलॉग में हमारा प्रयास ये है कि हम इन सब नोट्स को 3 दिनों के लिए इकट्ठा करें और एक ऐसा स्पेस बनाएं जहां पॉलिसी मेकर्स, प्रैक्टिशनर्स, स्कॉलर्स और इनोवेटर्स बिना किसी आर्टिफिस के डेलिब्रेट कर सकें। फ्रैगमेंटेशन के इस युग में ये प्लेटफॉर्म आइडियाज़ को टेस्ट करने, सुनने और बोलने के लिए है, और ये समझने के लिए कि कल को आज की एंग्जाइटीज़ शेप करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सामने टास्क सिर्फ चेंज को इंटरप्रेट करना नहीं, बल्कि उसे कलेक्टिवली शेप करना है, ताकि हमारी शेयर्ड सिविलाइजेशनल कॉन्फिडेंस सिर्फ रिएक्ट करने से आगे बढ़ सके। इसके साथ मैं फिनलैंड के प्रेसिडेंट डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब को इनवाइट करता हूं कि वो अपने विचार रखें। डॉक्टर स्टब, द फ्लोर इज योर्स। फिनलैंड के प्रेसिडेंट डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, एक्सेलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ आज रायसीना डायलॉग इनॉग्रेट करना मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। फिनलैंड के प्रेसिडेंट के रूप में भी मेरे लिए ये एक ऑनर है कि मैंने लगभग 3 घंटे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बिताए। आज हम इतने अच्छे दोस्त बन गए और मैं कह सकता हूं कि ये मेरे लिए एक एम्पावरिंग मोमेंट था, क्योंकि आज हम दोनों लगभग 1.5 बिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पिछले डेकेड में ये देखना रिमार्केबल रहा है कि रायसीना कैसे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और ग्लोबल एंगेजमेंट के लिए एक फोरमोस्ट प्लेटफॉर्म बन गया। हम इंसान 3 गलतियां करते हैं। पहली गलती ये है कि हम पास्ट को ओवर रैशनलाइज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि दुनिया एक सर्टेन तरीके से काम करती थी और उसके एग्जाम्पल्स देते हैं। दूसरी गलती ये है कि हम प्रेजेंट को ओवर ड्रामेटाइज कर देते हैं, और जब हम ये दोनों गलतियां करते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम फ्यूचर को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। मैं कोशिश करूंगा आज इससे बचने की, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस के लोग अक्सर पास्ट और प्रेजेंट के बीच पैरेलल्स ड्रॉ करते हैं, कभी कन्विंसिंग प्रेडिक्शंस के लिए और कभी ये दिखाने के लिए कि पुराने दिन ज्यादा ऑर्डरली और बेटर थे। साथ ही हम उन चीज़ों को लेकर भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जो हम आज देखते हैं, जैसे कि दुनिया ने कभी इतने बड़े क्राइसिस फेस ही नहीं किए। मुझे ये बात याद आई जब मैंने हॉलीडेज़ के दौरान यू थांट की बायोग्राफी पढ़ी, जो यूएन के पहले एशियन सेक्रेटरी जनरल थे, जिसका नाम था द पीस मेकर, और मैंने कंक्लूड किया कि ग्लोबल क्राइसिस की संख्या लगभग कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज के लोकल और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स की सीरियसनेस को कम कर रहा हूं। मैं आज जो हम मिडिल ईस्ट, सूडान और यूक्रेन में देख रहे हैं उससे डीपली कंसर्न्ड हूं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मेरा कंसर्न ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स धीरे धीरे ग्लोबल बन रहे हैं, और आज मेरा एम ये है कि एक पाथवे ढूंढने की कोशिश करूं, वापस एक इंटरनेशनल ऑर्डर की तरफ, जहां इंस्टीट्यूशंस, नॉर्म्स और रूल्स को रिस्पेक्ट किया जाता हो। एक फंक्शनिंग वर्ल्ड ऑर्डर के बिना पावर वैक्यूम्स को रॉ पावर, रोग बिहेवियर और प्रेडिटरी हेजेमनीज भर देंगे। सो आज हम असेसमेंट सुनते हैं कि रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर डेड है, और एक रेकिंग बॉल सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और रूल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से बनाए गए थे, और ओल्ड सिस्टम का रप्चर इनएविटेबल है। श्योर, हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक मेजर चैलेंज से गुजर रहे हैं। श्योर, ओल्ड ऑर्डर को चैलेंज किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है और अटैक किया जा रहा है, लेकिन मैं एक बाइनरी की सब कुछ खत्म हो गया वाली व्यू के अगेंस्ट आर्ग्यू करूंगा। मुझे लगता है रियलिटी एक्चुअली काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मुझे मार्क कार्नी का स्पीच दावोस में बहुत पसंद आया, और मार्क कुछ हफ्तों पहले यहां विजिट पर भी थे, और मैं आज उनके स्पीच को ही आगे बढ़ाना चाहता हूं। लेकिन सिर्फ ये डिस्क्राइब करने के बजाय कि ग्लोबल ऑर्डर में अभी क्या गलत है, या डिसऑर्डर जैसा केस हो सकता है, या फिर गुड ओल्ड डेज की लॉन्गिंग करने के बजाय, मुझे लगता है हमें अपनी नज़र फ्यूचर पर रखनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कंक्रीट नॉर्मेटिव प्रपोजल्स देने की कि कैसे ग्लोबल ऑर्डर को फिक्स किया जाए और उसे सबके लिए बेटर बनाया जाए। ये आइडियलिज्म नहीं है, बल्कि इंटरेस्ट्स और रियलिज्म से मोटिवेटेड है। मुझे लगता है ये इस साल के रायसीना डायलॉग के थीम संस्कारा के साथ काफ़ी अच्छा मैच करता है। असर्शन, अकोमोडेशन और एडवांसमेंट। जैसे चेयरमैन ने अभी कहा, मुझे लगता है हमें इन 3 दिनों के दौरान बैठकर दुनिया को वैसे ही देखना होगा जैसी वो है, और उसमें से बेस्ट निकालना होगा। तो आज मैं रायसीना डायलॉग को शुरू करूंगा 2 चीज़ों पर फोकस करके। पहला, मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा, तो आज के वर्ल्ड ऑर्डर में क्या गलत है, और दूसरा, मैं फ्यूचर के लिए कुछ पॉसिबल कंक्रीट सॉल्यूशंस आउटलाइन करने की कोशिश करूंगा, जिसे आप अपने डायलॉग में चैलेंज कर सकते हैं।
दोनों पार्ट्स में मैं इंडिया पर रिफ्लेक्ट करूंगा और ये भी कि इंडिया दुनिया को क्या सिखाता है। ये एक अटेम्प्ट है एक ऐसे व्यक्ति का जो वेस्टर्न डोमिनेटेड लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर में पैदा हुआ और बढ़ा हुआ है, ये समझने की कि दुनिया कैसे बदल रही है और इसके लिए रेडी कैसे रहा जाए। मेरा थीसिस बहुत सिंपल है। मुझे लगता है ग्लोबल साउथ डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर कैसा दिखेगा, और इंडिया एक मेजर पावर के रूप में एक मेजर या शायद सबसे बड़ा फोर्स होगा ये डिसाइड करने में कि दुनिया कन्फ्लिक्चुअल मल्टीपोलैरिटी की तरफ झुकेगी, जो डील्स, ट्रांजैक्शंस और स्फीयर्स ऑफ इंटरेस्ट से कैरेक्टराइज्ड होगी, या फिर दुनिया एक नए कोऑपरेटिव, फेयर और रिप्रेजेंटेटिव मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ झुकेगी, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, रूल्स और नॉर्म्स पर बेस्ड होगा। इंडिया और दूसरे की पावर्स जो पॉलिसी चॉइसेस करेंगे वो इस ट्रांजिशन के टाइम में बहुत मैटर करते हैं। ये फ्यूचर की डायरेक्शन सेट करेंगे। मैं ऑब्वियस बात से शुरू करता हूं। दुनिया बदल रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर के बाद हुई थी। इसे सेटल होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन दो चीजें पक्की हैं। पहली, कंपेयर्ड टू वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 या कोल्ड वॉर के बाद अब ज्यादा प्लेयर्स हैं जिनके पास एजेंसी है। और दूसरी, एक नए सेटलमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट 1918, 1945 और 1989 से अलग है। ग्लोबल पावर बैलेंस शिफ्ट हो चुका है। ग्लोबल साउथ के पास डेमोग्राफी और इकोनॉमी दोनों हैं। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि वेस्टर्न डोमिनेटेड वर्ल्ड का एरा खत्म हो चुका है। ये डिसरप्शन है। ये ऑब्वियस है, लेकिन वेस्ट को इस बात को समझने में थोड़ा समय लगेगा। नॉस्टैल्जिया हमें लेसन्स दे सकता है, लेकिन सॉल्यूशंस रेयरली देता है। इसलिए मुझे लगता है किसी भी एनालिसिस का अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि दुनिया को वैसे डील करे जैसे वो है, ना कि वैसे जैसे हम चाहते हैं कि वो हो। तो हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पावर पॉलिटिक्स है, जहां लगता है कि माइट ही राइट बनाता है। वायलेंस फिर से एक गो टू फॉरेन पॉलिसी टूल बन गया है, जिसे दुनिया भर में बहुत कम रिस्ट्रेंट के साथ यूज किया जा रहा है। यूक्रेन में रशिया एक सॉवरेन कंट्री को सब्जुगेट करने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसे वॉर के थ्रू जो इंटरनेशनल लॉ का ब्लेटेंट वायलेशन है। ये वॉर कैसे खत्म होगा, इसके मेजर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, सिर्फ यूरोप में नहीं बल्कि ग्लोबली। हम सबके इंटरेस्ट में है कि अग्रेसर को रिवॉर्ड ना करें। मिडिल ईस्ट में इवेंट्स ने रैपिड टर्न्स लिए हैं। अब हम एक रीजनल एस्केलेशन देख रहे हैं, जहां कंट्रीज जो डिप्लोमैटिक सॉल्यूशंस के लिए पुश कर रहे थे, डोमेस्टिक पावर बैटल्स और रीजनल राइवलरी के विशियस सर्कल ने हमारे समय के सबसे डेडली कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक को जन्म दिया है, जिससे मिलियंस लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। वो दिन चले गए जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल होती थी। अब हर नया दिन नए सरप्राइजेस और चैलेंजेस ला सकता है। ये इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो इंटरनेशनल रिलेशन से डील करते हैं, लेकिन ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए ये एक ऑनगोइंग चैलेंज है। मेरे फेवरेट फॉरेन मिनिस्टर्स में से एक डॉक्टर जयशंकर ने कहा है, और मैं कोट करता हूं, यूरोप को उस माइंडसेट से बाहर आना होगा कि यूरोप की प्रॉब्लम्स दुनिया की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन दुनिया की प्रॉब्लम्स यूरोप की प्रॉब्लम्स नहीं हैं। मैं आपसे पूरी तरह अग्री करता हूं डॉक्टर जयशंकर। हमें ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि जो 3 एग्जाम्पल्स मैंने दिए, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट और सूडान, और भी कई वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब हम सब की प्रॉब्लम्स हैं। हमें मिलकर इन्हें सॉल्व करना होगा। हम रशिया के वॉर ऑफ अग्रेशन के इफेक्ट्स देख सकते हैं यूक्रेन में फर्टिलाइजर्स और ऑयल प्राइसेस पर। वही चीज़ अब हम मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के साथ भी देख रहे हैं। क्या इसका मतलब है कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जो हमने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया था, डेड है? नहीं। रूल्स का ब्रेक होना पूरे सिस्टम को नल और वॉइड नहीं बना देता। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी का स्पीडिंग के लिए पकड़ा जाना स्पीड लिमिट्स को इररेलेवेंट नहीं बना देता। अगर हम इंटरनेशनल रूल्स को छोड़ देंगे तो करंट वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन अभी हम उससे बहुत दूर हैं। कोई भी प्रीवियस वर्ल्ड ऑर्डर्स परफेक्ट नहीं रहे हैं। हमें एक यूटोपियन ऑर्डर की इल्यूजन को छोड़ देना चाहिए, जहां दुनिया के 200 नेशन स्टेट्स हार्मनी, पीस और इटर्नल लव में रहते हैं। इसके बजाय हमें ये समझना चाहिए कि एक इम्परफेक्ट वर्ल्ड में पावर को कैसे कंट्रोल किया जाए। जब मैं कहता हूं कि परफेक्ट ऑर्डर की इल्यूजन छोड़नी चाहिए, मैं स्पेसिफिकली वेस्ट की बात कर रहा हूं। वेस्ट के लिए ये चेंज एक शॉक के रूप में आया है। हिस्ट्री 1989 में खत्म नहीं हुई जैसे कई लोगों ने सोचा था। कई डेकेड्स तक हमने रिलेटिव पीस और स्टेबिलिटी, फंक्शनल ग्लोबल सप्लाई चेन्स और स्टेबल अलायंसेस का फायदा उठाया।
कभी कभी हमने आइवरी टावर्स से एडवाइस और क्रिटिसिज्म भी दिया उन लोगों को जो एक अलग रियलिटी का सामना कर रहे थे। अब हिस्ट्री से हमारी छुट्टी खत्म हो गई है। अब प्रीचिंग और टीचिंग के बजाय हमें दूसरों से सीखने का समय है, और इंडिया एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। इंडिया कभी भी इल्यूजन्स में नहीं रहा अपने इंडिपेंडेंस के दौरान। आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक प्रैग्मैटिक और रियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू पर बेस किया है। आपने दुनिया को दिखाया है कि स्ट्रेटेजिक कॉशन और ऑटोनॉमी को सेफगार्ड करना क्या होता है, साथ ही मल्टीलैटरलिज्म और ग्लोबल कोऑपरेशन को प्रमोट करते हुए। अब समय आ गया है कि हम सब थोड़ा और इंडिया बने। चाहे आप इसे नॉन अलाइनमेंट कहें या मल्टी अलाइनमेंट, आपने कभी भी सिर्फ एक पार्टनर या ब्लॉक पर डिपेंड नहीं किया। आपने अपनी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया और कई डायरेक्शंस में पार्टनरशिप्स डेवलप की। आपका अप्रोच का सेंस बनता है। आप ग्लोबल पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा रिप्रेजेंट करते हैं, और आप सिर्फ फॉलोअर नहीं हो सकते। आपको एक एक्टिव और इंडिपेंडेंट एक्टर होना होगा। यूरोपियंस ने भी अब इंडिया से एक लेसन सीखा है कि पैसिविटी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। हमें अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप करनी होंगी, हार्मफुल डिपेंडेंसीज से बचना होगा और ग्लोबल पार्टनरशिप्स को स्ट्रेंथन करना होगा। हमें अपने अलायंसेज में इन्वेस्ट कंटिन्यू करना होगा। फिनलैंड जैसे देश के लिए नेटो की कलेक्टिव सिक्योरिटी जरूरी है, और ईयू का इकोनॉमिक क्लाउड भी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल अलायंस का पार्ट ना होने के बावजूद इंडिया खुद को आइसोलेट नहीं करता, बल्कि इसका पावर एक्टिव एंगेजमेंट पर बेस्ड है। इसका एक टाइमली एग्जाम्पल ईयू इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसमें इस साल काफी प्रोग्रेस हुई, एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ और एक सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप के लॉन्च के साथ। ये बहुत बड़ा स्टेप था। ये अग्रीमेंट्स ये दिखाते हैं कि हम अभी भी मल्टीलैटरल कोऑपरेशन पर बिलीव करते हैं और उसके बेनिफिट्स को समझते हैं। ये डील सिर्फ एक डील नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है जो एक नए एरा को ओपन करती है। हम मिलकर एक ऐसी पार्टनरशिप बना रहे हैं जो दुनिया के लिए एग्जाम्पल सेट कर सकती है। ये पार्टनरशिप म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कॉमन इंटरेस्ट पर बेस्ड है और मल्टीलैटरल सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है, अंडरमाइन नहीं। हम ये नहीं मानते कि फ्यूचर सिर्फ दो ग्रेट पावर्स का होगा जहां बाकी सबको साइड चूज करना पड़ेगा। ये आज भी सच नहीं है और आने वाले समय में भी नहीं होगा। हमें इसे होने नहीं देना चाहिए। अब मैं अपने दूसरे पार्ट पर आता हूं, जहां कुछ कॉन्क्रीट सजेशंस हैं कि कैसे हम नए वर्ल्ड ऑर्डर को शेप कर सकते हैं। इंडिया और फिनलैंड जियोग्राफिकली अलग हो सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि जब पावर अनचेक्ड होती है तो क्या होता है। हम दोनों ने हिस्ट्री में डिफिकल्ट पीरियड्स देखे हैं और डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और सॉवरेंटी के लिए लड़े हैं। हम नहीं चाहते कि ये वैल्यूज भुला दी जाएं। फिनलैंड की फॉरेन पॉलिसी वैल्यूज बेस्ड रियलिज्म पर बेस्ड है। हम अपनी वैल्यूज पर खड़े हैं, जैसे डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम। साथ ही हम उन कंट्रीज के साथ डायलॉग और कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं जो जरूरी नहीं है कि हमारी वैल्यूज शेयर करते हों। एम यह है कि वैल्यूज और इंटरेस्ट्स के बीच बैलेंस बनाया जाए। आप दुनिया की बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स, टेक्नोलॉजी, एनर्जी या क्लाइमेट चेंज को अकेला सॉल्व नहीं कर सकते। इंडिया ने वैल्यूज बेस्ड रियलिज्म को हमसे काफी पहले अप्लाई किया था। अर्थशास्त्र ने भी ये बताया था कि इंटरनेशनल सिस्टम कम्पिटिटिव और इंटरेस्ट ड्रिवन होता है, और साथ ही धर्म के कॉन्सेप्ट के थ्रू एथिक्स को भी इंपॉर्टेंस दी गई थी। इंडिया का रोल यूएन में और ग्लोबल पीस कीपिंग ऑपरेशंस में इस बात को दिखाता है कि मल्टीलैटरलिज्म आपके डीएनए में है। तो सवाल यह है कि मल्टीलैटरल सिस्टम में वैल्यूज बेस्ड रियलिज्म को कैसे अप्लाई किया जाए। तो पहला प्रपोजल यह है कि रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव की जाए। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पावरफुल के लिए एक और टूल नहीं बनने चाहिए। आज उनकी पावर स्ट्रक्चर पुरानी दुनिया को रिफ्लेक्ट करती है। ग्लोबल साउथ की आवाज और ज्यादा सुनाई देनी चाहिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एशिया के लिए 2, अफ्रीका के लिए 2 और लैटिन अमेरिका के लिए एक परमानेंट सीट होनी चाहिए, और इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। हमें ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस और डब्ल्यूटीओ को भी रिफॉर्म करना होगा ताकि ये सब के लिए बेटर काम करें। दूसरा प्रपोजल ये है कि रूल्स और नॉर्म्स बनाएं जो स्टेबिलिटी लाएं लेकिन डाइवर्सिटी को अलाउ करें। एआई रेगुलेशन इसका एक टेस्ट केस है। एआई एक लाइफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी है जिसे हमें रिस्पॉन्सिबली शेप करना होगा। तीसरा प्रपोजल ये है कि लोकल और रीजनल सॉल्यूशंस को एक्सेप्ट करें और साथ ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करें। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आसियान, अफ्रीकन यूनियन और ईयू इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आखिर में हमें डिग्निफाइड फॉरेन पॉलिसी की तरफ बढ़ना होगा जहां डायलॉग और रिस्पेक्ट हो। मल्टीलैटरल सिस्टम को रिफॉर्म करके हम इसे बचा सकते हैं।
कंक्लूजन में हमें इंटरनेशनल सिस्टम को ज्यादा इंक्लूसिव और फेयर बनाना होगा, जबकि उसके कोर प्रिंसिपल्स को मेंटेन करना होगा। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन एक रियलिटी है, लेकिन उसका यूज एक चॉइस है। हम कंपटीशन चूज कर सकते हैं या कोऑपरेशन। फिन्स को हैप्पीएस्ट लोग माना जाता है और इंडियंस को ऑप्टिमिस्टिक। तो चलिए फिनिश हैप्पीनेस और इंडियन ऑप्टिमिज्म को कंबाइन करके एक बेटर वर्ल्ड ऑर्डर बनाते हैं। टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। थैंक यू वेरी मच।